दोस्तों, सबसे पहले मैं तमाम प्रेस मीडिया को धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि इस महासमर में आप यहां पे उपस्थित हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि यहां पर जिला अध्यक्ष लक्ष्मी चक्रवर्ती जी के नेतृत्व में हम लोग नगर में चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता रहे, अभी प्रत्याशी रहे अनिल शाह जी के पक्ष में। और इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर हमारे प्रभारी के तौर पर जामताड़ा से हरि मोहन मिश्रा जी भी उपस्थित हैं, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश झा जी उपस्थित हैं, दिलीप सिंह जी उपस्थित हैं, नगर के हमारे अध्यक्ष यहाँ पर राजेश भगत जी हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, महामंत्री टेकरीवाल जी हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दोस्तों, ये नगर निकाय चुनाव आपको भी समझना होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया। हम लोगों ने सड़क पर संघर्ष किया और इसका ये नतीजा है कि आज ये सरकार बाध्य होकर नगर निकाय चुनाव को कराने की एक सहमति बनी है। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग रखा था कि हम लोग बैलेट बॉक्स पे ये चुनाव कराएं और पार्टी समर्थित प्रत्याशी को, पार्टी के सिंबल पे प्रत्याशी को उतारने का काम करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सरकार ने ये सारे मांग को रिजेक्ट किया, ठुकरा दिया। इसके पीछे की साफ मंशा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई ये सरकार चाहती थी कि हम लोग जो है पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं कराए, क्योंकि जब एक तरफा हार होगा तो उसमें हेमंत सोरेन की सरकार और महागठबंधन की सरकार को बड़ा झटका लगने वाला था। और आपको भी पता है कि जिला परिषद के चुनाव में और हमारे प्रमुख के चुनाव में किस प्रकार से यदि थोड़ा सा डिले हो जाता था काउंटिंग में बैलेट बॉक्स पे, तो वहाँ पर फ़ोन आता था एडमिनिस्ट्रेशन को और उसके आधार पर फिर अपने फेवरेट प्रत्याशी की तरफ चुनाव का रुख मोड़ दिया जाता था। इसीलिए बैलेट बॉक्स पे ये सरकार चुनाव करा रही है। लेकिन बैलेट पे कराए, बैलेट बॉक्स पे कराए, हम लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी जितने भी नगर निकाय हैं वहाँ पर अच्छी तरह से मजबूती के साथ अपने समर्थित प्रत्याशी को उतार रही है। और इसी क्रम में गोड्डा भी मेरा आना हुआ था। इससे पहले मैंने देवघर, गिरिडीह, दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आज गोड्डा में आया हूँ। कुछ बातें आपके माध्यम से शहर की जनता को बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, एक सिंडिकेट जो चल रहा है पूरे प्रदेश में, इसको आपको समझना होगा। बच्चा चोर गिरोह जो है वो पूरे प्रदेश में हावी है और शहर के क्षेत्रों में और खासकर स्लम एरिया में ये बच्चा गिरोह बहुत ज़्यादा सक्रिय है। गोड्डा भी इससे अछूता नहीं है। मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जो पूर्व विधायक होने के नाते मेरे संज्ञान में आया है, जहाँ बच्चों को चोरी कर लिया जाता है। एक सिंडिकेट चल रहा है पूरे राज्य में और ये राज्य में जो पुलिस को काम करना चाहिए था, आज पुलिस इसके लिए विफल दिख रही है। और मुझे लगता है कि पुलिस यहाँ पर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, गिट्टी, बालू, सीमेंट चल रही, इसी में बिजी है। लेकिन सही मायनों में जो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पुलिस सक्षम नहीं दिख रही है। आपको याद होगा कि राजधनवार में 12 साल के बच्चा आयुष 10 फरवरी को गायब होता है और 16 फरवरी को उसका फिर लाश मिलता है। वैसे ही रांची की अंश और अंशिका जो गायब हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के बाद, और यह तो शुक्र मनाए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जो रामगढ़ से बच्चे को निकाल के लाता है, नहीं तो पुलिस सक्षम नहीं दिख रही है इन सब चीज़ों में कार्रवाई करने के लिए। 16 फरवरी को चतरा में ही एक बच्चों को गायब कर दिया जाता है, टंडवा प्रखंड से वो मिलता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की स्थिति परिस्थिति राज्य में बन रही है। प्रशासनिक निष्क्रियता, आपको भी पता है कि रांची में मुख्यमंत्री आवास भी आज की डेट में सुरक्षित नहीं है। बगल में जाकर फायरिंग हो जाता है, बमबाजी हो जाती है और जो है पुलिस सक्षम नहीं दिखती है ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए। आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार का भी मामला आया था, जिसमें हमारे जो अभी वर्तमान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मुद्दा उठाया था, आदित्य साहू जी ना, उसके बाद उसकी रिकवरी हुई थी। आपको याद होगा कि हम लोगों ने खुद इनाम घोषित किया था अंश और अंशिका मामले पर, और इनाम के भरोसे ही ये सरकार चल रही है। ये सरकार के पुलिस तंत्र और प्रशासन तंत्र बिल्कुल जो है विफल दिख रहे हैं आपको, क्योंकि गोड्डा में तो आदिवासी समाज के भी लोग हैं और आप अगर पलामू गढ़वा की तरफ जाइएगा तो वहाँ पे बिहोर जाति के आदिवासी समाज के लोग बैठते हैं। बिहोर जाति के 10 बच्चों का गायब हो जाना ये दर्शाता है कहीं ना कहीं एक गैंग सक्रिय है और वो गैंग बच्चा चोरी में संलिप्त है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में संलिप्त है और चाइल्ड मोलेस्टेशन में संलिप्त है। और उसके लिए ये सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। ये नगर वासियों को सोचने का ज़रूरत है कि गोड्डा नगर में स्लम के एरिया में जो गरीब लोग रहते हैं वो भी इस क्राइम से अछूते नहीं हैं। तो आपको कैसे
जो है सरकार चाहिए नगर में, ये गोड्डा की जनता और प्रदेश की जनता को समझना है। इरफान अंसारी सिर्फ और सिर्फ रील्स में बिजी हैं। सदर हॉस्पिटल का ही मामला मंत्री इरफान अंसारी के रहते ये सदर हॉस्पिटल बिल्कुल सा सड़ा हुआ आज केंद्र बन गया है। आज आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक बच्ची की मौत हुई थी जो महागामा की थी। आज वो एम्बुलेंस के लिए यहाँ पर तड़पती रह गई थी कि जो परिवार वाले तड़पते रह गए थे, एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया था। आए दिन आप देख रहे हैं अस्पताल में टीका 2-2 बार लग जाता है। आए दिन आप अस्पताल में देखते हैं कि पुलिस डॉक्टर की लापरवाही के कारण पेशेंट की मौत हो जाती है। मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूं मंत्री संजय यादव से, मंत्री इरफान अंसारी से, आखिर आप लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? और इसी का दंश जो है नगर निकाय चुनाव में नगर के क्षेत्र की जनता सदर हॉस्पिटल की कुव्यवस्था के कारण झेल रही है। इन सब चीज़ों को सरकार में रहते ठीक कराना चाहिए था और फिर आके नगर निकाय चुनाव के लिए आपको कूदना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज नगर की जनता को ठगा सा महसूस नगर की जनता कर रही है, क्योंकि नगर की जनता को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार की तरफ उनका रुख होता है, रुझान होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ नगर की वोटर्स देखते हैं तो उसको इग्नोर किया जाए, ऐसी मानसिकता महागठबंधन की सरकार की प्रतीत हो रही है। अपराधियों का हौसला बुलंद है, आप देख सकते हैं, और गोड्डा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अपराधियों का हौसला किस कदर से बुलंद है। हालिया दिनों में आपको याद होगा कि यहाँ पर कौड़ी बिहार में दलित समाज के लोगों को बर्बरतापूर्वक मारा गया। न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस चीज़ को कवर किया गया। मैं प्रेस मीडिया को यह कहना चाहता हूँ, आपने न्यूज़ तो चलाया, उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, इसको भी आप खोजिए और निकालिए कि आखिर क्या कारण है जिसका 15-15 टीका लग जाता है और जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और दलित समाज पे अगर अत्याचार होता है तो उसके विरोध में आकर कोई यहाँ पर लोकल नेता मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है और इससे यह प्रतीत हो रहा है कि अपराधियों का हौसला यहाँ बुलंद है। आए दिनों में बसंतराय आप देख लीजिए, नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है बसंतराय, लेकिन बसंतराय के कई लोग यहाँ रहते हैं। इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट है गोड्डा नगर में हो गया, जो हिदायत सिद्दीकी की मौत हो गई, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया गोड्डा नगर में, लेकिन उस पर भी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। और आज भी जो कातिल है वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये चिंता का विषय है पूरे प्रदेश के लिए और गोड्डा के लिए। प्रशासनिक विफलताएं आपके सामने लगातार दिख रहा है। पलामू में शेल्टर होम की जो घटना हुई, किस प्रकार से नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, ये भी आपसे छुपा नहीं है। तमाम कुव्यवस्था प्रदेश में चरम सीमा में है। महिला भी इससे सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के प्रति भी जो है रेप की घटना हो, बलात्कार की घटना हो, हत्या की घटना हो, लगातार बढ़ी है। अभी हालिया दिनों में मुझे याद है कि एक व्यक्ति था जो सोनारचक का ही या बगल का है, उसका हत्या कर दिया गया दहेज के मामले में। आज तक उसकी गिरफ्तारी उसके जो है घर वालों की नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं महिला मार खा रही है, पुरुष मार खा रहे हैं, बच्चे मार खा रहे हैं, लेकिन उस लाठी का जवाब प्रशासन को देना चाहिए था कार्रवाई करके। वो कार्रवाई दिख नहीं रहा है। दहेज के मामलों में झारखंड आज के डेट में नंबर 1 चला गया और कानून व्यवस्था राजा सोमा मुंडा की हत्या हो गई और राजा सोमा मुंडा की हत्या हो गई। बहुत बड़े नेता थे खूंटी के, लेकिन बावजूद इसके आज तक गिरफ्तारी के नाम पर वहां पर सिर्फ खानापूर्ति हुई और दबाव के बाद यदि कोई कार्रवाई हुई वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव के बाद ही कार्रवाई हुई, अन्यथा यहाँ पर जो है प्रशासन कार्रवाई करने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। अपहरण का उद्योग हो या फिर यहाँ पर गोलीबाजी हो, बमबाजी हो, लगातार इन चीज़ों की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हालिया दिनों में आपने देखा NH में किस प्रकार से यहाँ पर गोलीबारी हुई और एक महिला जख्मी हुई। ऐसा दृश्य गोड्डा में पहले कभी नहीं देखा गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार में ऐसा चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आतंकी सेल की बात हो, आतंकी सेल आज स्लीपर सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और इसी का ताज़ा उदाहरण मधुपुर में भी आप देख सकते हैं। जब हम लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको कोई पता है कि किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार हुआ। तो मोटा मोटी झारखंड लूट का अड्डा बन चुका है और लूट का अड्डा बन चुका है झारखंड। इसमें आपको भी यह पता होगा कि DMFT के माध्यम से मेरे रीजन में कई काम हुए। जब मैं विधायक यहाँ पे था DMFT के रीजन में कई काम हुए। आज DMFT सबसे बड़ा भ्रष्ट विभाग
जो है जिला प्रशासन का बन गया और डीएमएफटी ही एकमात्र जरिया है जिससे पैसा मिलता है जिला को। आज देखिए कि डीएमएफटी के टेंडर में किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, किस प्रकार से मैनेज टेंडर के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए का बंदरबांट हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। और जब संवेदक इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो संवेदक की आवाज को भी दबाने का काम लोकल प्रशासन करती है। तो ये चिंता का विषय है हम लोगों के लिए कि आखिर किस तरह से हम लोगों को नगर को सजाना है। और नगर को सजाने में सबसे बड़ा किसी का भूमिका रहा है वो रघुवर दास की सरकार रही है, जो हम लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से गोड्डा शहर में पानी देखने को मिला था। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि हमारी सरकार गई और उसके बाद ये सरकार ने जो पाइपलाइन बिछी उसका पीसीसी जो टूटा उसका मरम्मत कराने तक का जिम्मा ये सरकार ने नहीं लिया। इससे बड़ी दुखद बात गोड्डा के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। आपको भी पता होगा कि कारगिल चौक का सौंदर्यीकरण हुआ, अशोक स्तंभ का सौंदर्यीकरण हुआ, एस्टिमेट कुछ और था, बनना कुछ और था, बनना भव्य था और बन के क्या हो गया, एक डिब्बा जैसा बनाकर कारगिल चौक को छोड़ दिया गया है। एस्टिमेट कुछ और था अशोक स्तंभ का, बनना क्या हुआ, वहां पर सिर्फ एक 2-3 जो है मूर्ति लगा दी गई और पूरा वॉल को छोड़ दिया गया जो एस्टिमेट में था। कहीं ना कहीं एस्टिमेट का भी घोटाला हो रहा है और इसको भी देखने के लिए नगर के जो सक्षम पदाधिकारी है वो कॉम्पिटेंट नहीं दिख रहे हैं। मैया सम्मान योजना की बदौलत ये सरकार जो है लोगों को रिझाना चाहती है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप पूछिए यहाँ पर लोकल जो वर्तमान में जो आपके नगर अध्यक्ष रहे हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि नगर विकास विभाग से जो आवास बने हैं उसमें 2000 आवास का अभी तक से मामला पेंडिंग है, उसका पेमेंट नहीं हुआ है और दर दर भटक रहे हैं वैसे लोग जिन्होंने अपना घर बनाया उसको आज की डेट में पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या है जो लोगों को पूछना चाहिए जब वो चुनाव में जाते हैं। और चूंकि चुनाव में सबका हक है अपनी बात को रखने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को आपके माध्यम से सरकार को और यहाँ के लोकल प्रशासन को पूछना चाहिए जो भी कैंडिडेट चुनाव में हैं। घोटालों की बात कर ले, आपको भी बताया कि घोटालों में झारखंड नंबर 1 है। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण हो रहा है, शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण को बढ़ावा देने के लिए लगातार थाना में आप देखिए कि दलाल लोग सक्रिय हैं। वहां पर जो है खूनी संघर्ष चल रहा है जमीन के कब्जे के लिए और इस पे पुलिस तंत्र अपना कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इससे बड़ी दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। मुझे याद है कि आशीष यादव जी भी यहाँ पर हैं, उनके ही घर के बगल में एक घटना घटी थी जब गरीब आदिवासी का जो जमीन छीन लिया गया था और पुलिस तंत्र विफल थी और वो गरीब आदिवासी को जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए यही भारतीय जनता पार्टी थी जो सड़कों पे उतरी थी और दबाव बनाया था, एफआईआर हुआ था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको जो है समझना चाहिए। जिस प्रकार से युवाओं के साथ ये कहा गया कि हम नौकरी देंगे, आज लगातार मुझे ऐसा लगता है कि हर विभाग में वैकेंसी और ये युवाओं को ठगने का काम ये सरकार कर रही है। होमगार्ड की बहाली हुई थी यहाँ पर, आपको भी पता है कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग धरना में बैठे थे, बावजूद इसके आज तक मंत्री जी ने उनके समाधान को, उनके समस्या का समाधान नहीं किया। ये सबसे बड़ा दुखद बात है। जो लोकल स्तर पर भी सहयोग मिलना चाहिए था स्टूडेंट्स को, युवाओं को, वो भी नहीं मिल पा रहा। और मंत्री हैं यानी कि सरकार है तो सवाल तो उनसे भी पूछा जाएगा, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे जिला परिषद चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर आपके माध्यम से लोगों से सवाल करना लाजमी बनता है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समर्थित कार्यकर्ता जो मैदान में है वो मुझे लगता है कि काफ़ी सक्रिय हैं और वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अनिल शाह जी अभी नहीं आ पाए हैं, वो अपने क्षेत्र में डटे हुए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता उनके सहयोग में लगे हुए हैं। लगातार हमारे अपने कार्यकर्ता उनके सहयोग में लगे हुए हैं, पूरी टीम उनके सहयोग में लगी हुई है। लेकिन दुखद है बात है कि आपके माध्यम से मुझे सूचना आई थी कि कहीं ना कहीं धन बल यहाँ पर बहुत हावी हो चुका है। धन बल के माध्यम से और बाहुबल के माध्यम से वोटर्स को प्रभावित करने का काम गोड्डा में हो रहा है। ये काफ़ी दुखद है वोटर्स के लिए और वोटर्स को ये समझना होगा कि जो धन बल का प्रयोग करेगा, जो बाहुबल का प्रयोग करेगा, आने वाले समय में वैसे ही लोग अगर जीत के आएंगे तो फिर नरकीय स्थिति गोड्डा की हो जाएगी। ये भी आपको समझने की और लोगों से सवाल करने की ज़रूरत है। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो गोड्डा में है, जो कोई भी प्रत्याशी शायद इसके बारे में चर्चा भी नहीं करता है और उनको करना चाहिए चर्चा, कि शहर में जो सफाई कर्मी है, शहर में जो सफाई कर्मी है उनका वेतन लगातार ये सरकार में काट दिया जाता है, नगर परिषद द्वारा काट दिया जाता है, पीएफ का पैसा उनको नहीं मिलता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पार्टी के समर्थित उम्मीदवार ने इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में रखा है, जो बहुत बड़ी बात है और ये होना चाहिए।
मुझे लगता है कि इन सब छोटे छोटे मुद्दों का निराकरण करने के लिए जो कैंडिडेट शहर में उतरे हैं उनको ये पूछना चाहिए उनसे कि आखिर आपके मैनिफेस्टो में इन सब चीज़ों का जिक्र है कि नहीं है, तभी एक अच्छा मैनिफेस्टो बनकर तैयार होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि अनिल शाह जी ने एक अच्छा मैनिफेस्टो नगर वासियों के लिए बनाया है। और मुझे अपने पार्टी पे गर्व है कि तमाम कार्यकर्ता हो, चाहे नगर के हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, वो अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। परिणाम के डर के बिना यदि कोई कार्यकर्ता दिन रात लगा रहता है पार्टी के लिए, तो इससे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए और कुछ नहीं हो सकती। आप सभी मीडिया चैनल जो उपस्थित हुए हैं, जो यहाँ आए, मैं सबको धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। आपकी तरफ से कोई सवाल होगा तो निश्चित तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा। गोड्डा नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार हुआ, आने वाले टाइम में इस पे जांच होगा कि नहीं होगा? देखिए, गोड्डा नगर परिषद भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा है और इस पर कई बार मैंने विभाग को लिख के भी दिया था और कई जांच शुरू भी हुई। उदाहरण के तौर पर आपको मैं याद दिला दूं, पुराना मुद्दा होगा, 5 जो दुकान बने थे, अवैध दुकान, आज वो मेरे लिखने के कारण ही वो बंद पड़ा हुआ है। वो गलत तरीके से उसका टेंडर हो गया था, लिखने के कारण ही बंद पड़ा हुआ है। कई ऐसे काम हैं जो कि टेंडर मैनेज के प्रक्रिया में आए थे, जिनको विभाग के कार्रवाई के बाद रोक दिया गया। दुर्भाग्य है कि उसके बाद उसको फिर से कोर्ट का ऑर्डर लेके काम शुरू कर दिया गया। लेकिन जहां भ्रष्टाचार होगा, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए खड़ी है, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो। हम लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करेंगे, जिसको लेकर हम लोगों को जहां लिखना हो, जो आंदोलन करना हो, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ये मैं गारंटी सत्ता पक्ष की नहीं ले सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल होने के नाते आपकी आवाज जनता की आवाज बनकर उठेगा और लोगों को न्याय दिलाने में भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख रोल रहेगा। जहां पैसा के बल पर वोट खरीदना शुरू हो जाए, ऐसे में कैसे जीत पाइएगा? देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती है कि पैसे के बल पर आप राजनीति करें, बाहुबल दिखाकर राजनीति करें। यदि ऐसा कुछ होता है, आप ही के मीडिया के माध्यम से मुझे सुनने को मिला था, यदि ऐसा कुछ मिलना है होता है तो जनता को अब ये सोचना है कि अगर पैसे का इस तरह से बंदरबाट खेल होगा और उसके हिसाब से नेता चुनकर आ जाएंगे, तो वो नेता जब सत्ता में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर वो लूट खसोट करेंगे ही करेंगे। और इसका ताज़ा उदाहरण आपके पास जो विधानसभा संपन्न हुआ वो है। पूरे झारखंड आज त्राहिमाम मचा रहा है, सिर्फ गोड्डा ही नहीं, पूरा झारखंड त्राहिमाम मचा रहा है कि डिसीजन कहीं ना कहीं गलत हुआ। और रिश्वत का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता है। कई ऐसे सरकारी तंत्र हैं जो विधानसभा में सक्रिय थे, अपने कैंडिडेट के पक्ष में उन्होंने पार्टी की तरह काम किया। तो आज दुर्भाग्य जनता के सामने है कि झारखंड इन सब चीज़ों का दंश झेल रहा है। भाजपा के ही कार्यकर्ता अन्य प्रत्याशियों के साथ घूम रहे हैं। मैंने जिला अध्यक्ष जी से भी बात किया है, हमारे प्रभारी महोदय भी यहाँ शामिल है हम लोगों के साथ। हम लोगों ने सारे लोगों को जो इधर उधर कर रहे हैं, उन सारे लोगों को चिन्हित किया है। सारे लोगों का किस दायित्व में वो हैं वो चिन्हित किया है। यदि कोई दायित्व का कार्यकर्ता, दायित्ववान कार्यकर्ता किसी अन्य दल में है, तो उस पर निश्चित तौर पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए हम लोगों ने जिलाध्यक्ष को भी अनुरोध किया है, हमारे प्रभारी महोदय को भी अनुरोध किया है। और जब प्रदेश का नेतृत्व ही ये कह रहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको इसका परिणाम दिखने को मिलेगा। 19 लोगों पर स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश द्वारा किया गया है और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी दायित्ववान कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आने वाले समय में आपको दिखेगा। कार्रवाई छोटे कार्यकर्ता पे होगा या माननीय के करीबी उनके ऊपर भी होगा? देखिए, ये फिल्म मैंने वही बात कहा है कि जो भी कार्यकर्ता दायित्व में हैं, वो अगर दूसरे पार्टी के साथ हैं तो उस पर कार्रवाई होगा। कोई व्यक्ति कोई दायित्व में नहीं है, किसी के साथ पर्सनल संबंध है, तो भारतीय जनता पार्टी लिखेगी भी तो किस पे लिखेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, पहले उसको समझाया जाएगा, पहले उनसे बात किया जाएगा, उनकी घर वापसी होगी। यदि फिर भी वो नहीं माने तो उसके बाद हम लोग एक डिसीजन लेंगे कि आखिर वैसे कार्यकर्ताओं का क्या करना है। मीडिया चैनल के द्वारा सही खबर चलाने पर या कोई खबर चलाने पर उनका स्पष्टीकरण आया, उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया जो कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, और वो अगर सवाल नहीं करेगा तो प्रशासन पे लगाम कौन लगाएगा, नेताओं में लगाम कौन लगाएगा। यदि ऐसी कोई बात हुई है तो निश्चित तौर पर यह दुखद घटना है। इससे आप भय का वातावरण बना रहे हैं। और स्थानीय पूर्व विधायक होने के नाते मैं आग्रह करूंगा, यदि ऐसा कुछ आपके साथ या किसी अन्य के साथ हुआ है तो आप मुझे उसको संज्ञान में दें। हम लोग एसपी से बात करके इसमें जो भी नियम संगत होगा उस पर हम लोग जो है पुलिस को बाध्य करेंगे।